Hello, Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my YouTube channel. This is your physics instructor Sibatullah, giving a warm welcome to all of you in my channel with a new lecture series at Amherst Physics Classes. तो आज का जो टॉपिक है वो आपके सामने लिखा पड़ा है. वी हैव टू गो थ्रू द चैप्टर नेम्ड एज वर्क पावर एनर्जी. और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा कि वर्क के साथ रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है. तो चलें अपने लेक्चर को हम स्टार्ट कर लेते हैं. और हमारा लेक्चर जो है उसकी जो हेडिंग है वो आपके सामने लिखी पड़ी है. और वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है वर्क. ओके, सो लेट्स हैव टू मूव ऑन. व्हाट इज वर्क फर्स्टली. वर्क के तहत कुछ ऐसा कहा जाता है मेरे बच्चों कि जब भी किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई हो, जैसे कि ये एक रोड है और इस रेड रोड के ऊपर हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक गाड़ी है, ठीक है. तो ये इस गाड़ी के ऊपर एक सर्टेन फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है. तो इस गाड़ी के ऊपर जब ये एक सर्टेन फोर्स अप्लाई होगा जिसकी वैल्यू एफ है, और ये जो बॉडी है ये कुछ डिस्टेंस कवर करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो जब बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, कुछ फासला कवर करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम कहेंगे वर्क हैज बीन डन बाय दैट ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, वर्क डन किया है. तो सिंपली अगर हम वर्क की कंडीशंस को लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि भाई वर्क हमारे पास क्या होता है. वर्क हमारे पास होता है कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाए, ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा, एंड ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्प्लेसमेंट, और जो ऑब्जेक्ट है उसने कुछ मुफासला कवर किया, कवर्स डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे, लेकिन किसके डायरेक्शन, फोर्स के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो सिंपली मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि भाई वहां पर क्या हुआ है, वहां पर वर्क हुआ. तो आई एम होपिंग के डेफिनेशन का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपके लिए. वर्क क्या होगा, वर्क ये होगा कि जब किसी भी बॉडी पर क्या अप्लाई हो, फोर्स अप्लाई हो, और बॉडी ने क्या कवर कर देना है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर देना है. तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई उस बॉडी के ऊपर क्या हुआ, फोर्स, बॉडी के ऊपर, बस बॉडी के ऊपर वर्क डन हुआ हुआ. अब इसकी एक और डेफिनेशन भी आ सकती है अगर वर्क को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए. समटाइम्स ये भी डेफिनेशन होती है कि जो बॉडी है अगर वो फोर्स के डायरेक्शन में नहीं जा रही तो फोर्स की किसी कंपोनेंट के डायरेक्शन में जाती है. तो बॉडी मूव्स द डायरेक्शन ऑफ along the direction of कंपोनेंट ऑफ फोर्स. समटाइम्स बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में तो नहीं जाती, लेकिन फोर्स की किसी एक कंपोनेंट के डायरेक्शन में जाती है, इन द डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ फोर्स. तो बॉडी मूव्स along the direction of the component of force. वो किसके along मूव करे, moves along the direction of component of force. यानी कि जो फोर्स का गिवन डायरेक्शन हो ना, बॉडी उसके डायरेक्शन में भी, फोर्स के कंपोनेंट के डायरेक्शन में भी जा सकती है. मिसाल के तौर पर फोर्स के डायरेक्शन में कैसे जाएगी, जैसे हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है. इस ऑब्जेक्ट पर सर्टेन फोर्स लगा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉडी है, ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट ये है. तो एक्चुअली फोर्स ऊपर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे है. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फोर्स को दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे, दो कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे. एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा जिसको हम क्या कहेंगे, एफ साइन थीटा, और दूसरा एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसको हम क्या कहेंगे, कॉस थीटा. तो सिंपली हम क्या कहेंगे कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट है वो एफ के डायरेक्शन में तो नहीं है, लेकिन किसके डायरेक्शन में, एफ कॉस थीटा के डायरेक्शन में. तो जो वर्क डन होगा वो हम कहेंगे कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के कंपोनेंट के अलोंग है, वो फोर्स के अलोंग नहीं है. तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं कि उसी बॉडी पर वर्क डन हुआ है. ओके, सो व्हाट वुड बी द मैथमेटिकल रिलेशन बिहाइंड दिस वन. अगर हम इसको मैथमेटिकली रिलेट करना चाहें तो मैथमेटिकली इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं. मैथमेटिकली द वर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, हम वर्क को कुछ इस तरीके के साथ रिप्रेजेंट करेंगे कि जो वर्क होता है वो दर हकीकत हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है एफ डी कॉस थीटा. और कॉस थीटा आप वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट में इस्तेमाल होती है. तो सिंपली मैं कहूंगा कि भाई जो वर्क है वो कौन सी प्रोडक्ट है, वो डॉट प्रोडक्ट है. हमें ये बात पता है कि डॉट प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर वन. तो याद रखिएगा जो वर्क की जो क्वांटिटी है वो कौन सी क्वांटिटी है, वर्क हमारे पास वो वर्क स्केलर क्वांटिटी है. तो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. पहली बात ये ध्यान में रखनी है आपने.
और दूसरी ये कि भाई वर्क कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है मेरे बच्चे। उसके बाद अगर हम इन चीजों को थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेन करना चाहें कि इस एंगल का क्या मतलब है। देखिए हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, जैसे मैंने पीछे वाले पेज पर समझाया आपको, इस पर किसी भी एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है इन दिस डायरेक्शन, उस फोर्स की वैल्यू एफ है। ठीक है। और जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में कवर कर रही है। तो ये रहा इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो इस पाथ में जा रहा है। फिर हम फोर्स को दो हिस्सों में तोड़ेंगे। ठीक है। जो मैंने पीछे समझाया कि भाई एक परपेंडिकुलर होता है जिसको हमने एफ साइन थीटा कहा था, और दूसरा हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है। जिसको हमने क्या कहा था, एफ कॉस थीटा कहा था। अब ये जो थीटा एंगल बन रही है ना, एक्चुअली ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है। ये किसके बीच में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन कि ये जो थीटा एंगल है, थीटा इज द एंगल, ये थीटा एंगल है और किसके बीच में एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी। जो थीटा है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या है, एक एंगल है। तो इन कंडीशंस को आपने नहीं भूलना, इन कंडीशंस को आपने ध्यान में रखना है। तो आई एम होपिंग कि आपको इस एंगल का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा कि ये एंगल हम किस तरीके के साथ मेजर कर सकते हैं। सिंपली हम इस कॉस को देखकर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स ये एंगल जो है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में नहीं बनती। जैसे मिसाल के तौर पर आपको कहा जाए कि भाई ये एक बॉडी है, ठीक है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है। और इसका इस पर जो फोर्स अप्लाई हुआ वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ। लेकिन एंगल जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में नहीं है। एंगल किसके दरमियान में, फोर्स और एक वर्टिकल एक्सिस के दरमियान में। ये एक वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल लाइन है, इसके दरमियान में एंगल बन रही है जिसको हम क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। तो हमें क्या कहा गया कि भाई अब आप वर्क का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे इस चीज को सॉल्व करने के लिए। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप टोटली कंडीशंस को देख लें तो वर्क का मैं सेम फार्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ। कौन सा, कि भाई जो वर्क है वो किसके बराबर होगी, वो बराबर थी हमारे पास एफ डी कॉस थीटा। लेकिन ये एंगल तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान थी, यहाँ तो एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में नहीं है। तो हमें तो सिर्फ ये एंगल चाहिए एक्चुअली, ये वाली एंगल। तो इस एंगल को आप कैसे मेजर करेंगे, आप टोटल एंगल को देख लें एक मरतबा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल एंगल है। तो टोटल एंगल कितनी होने वाली है, 90 होने वाली है। ठीक है। और ऊपर वाली अगर 90 से माइनस की जाए तो आपको ये वाली एंगल मिल जाएगी। तो सिंपली जो नीचे वाली एंगल है वो 90 माइनस थीटा है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा कि जो वर्क है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ टी एंड कॉस ऑफ व्हाट, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ये कंडीशन आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये जो मुकम्मल एक्सिस था ना, ये जो मुकम्मल एक्सिस अगर मैं इसको ब्लैक से डिनोट करना चाहूँ तो ये मुकम्मल एक्सिस है। ठीक है। ये 90 का बना पड़ा है तो मैंने 90 लिखा, ऊपर वाला मैं माइनस करूंगा तभी तो मुझे नीचे वाला मिलेगा, तो 90 माइनस थीटा। तो सिंपली वर्क का फार्मूला क्या बना, एफ डी कॉस 90 माइनस थीटा। अब जो थीटा की वैल्यू दे आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इसको मोर इजी करना चाहें तो ये जो आपको cos 90 माइनस थीटा नजर आ रहा है ना, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक फाइनल फार्मूला निकल आता है कि ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन थीटा के। तो अब हम वर्क का एक फाइनल फार्मूला भी देख सकते हैं कि जो वर्क है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, एफ डी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये चीज डिपेंड करती है कि आपने एंगल कहाँ से मेजर की है। अगर एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है तो आपने cos थीटा लगा देना है, और एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में नहीं है, किसी वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है, तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, साइन थीटा इस्तेमाल करेंगे। तो ये कंडीशन से जो आपसे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। तो आई एम होपिंग कि आपको ये थोड़ी बहुत कंडीशन समझ में आ गई होगी इस चीज के अंदर। ओके। उसके बाद हम इसी फार्मूला को लेकर इसके कुछ यूनिट्स की बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये इसके टर्म्स में यूनिट्स की फॉर्मेशन बन सकती है। भाई जो ऐसा यूनिट है वर्क का, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, इन चीजों को अपने जहन में रखना है। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का जो ऐसा यूनिट होगा मेरे बच्चे, वो किसके बराबर होता है, वो जूल्स के बराबर होता है। ठीक है। जूल्स, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जे, जो साइंटिस्ट का नाम था। उसके बाद अगर वर्क का फार्मूला आप देखें तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क की का यूनिट रखें तो वर्क का यूनिट होगा जूल, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर। तो 1 जूल को डिफाइन करना चाहें तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर आप डिफाइन कर सकते हैं। जब किसी भी बॉडी पर फोर्स कितना अप्लाई हो, 1 न्यूटन का, और वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करे, 1 मीटर का, तो आप समझ जाएंगे 1 जूल ऑफ वर्क हैज बीन डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट। उसके बाद कभी कभी एमसीक्यूज इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स भी पूछे जाते हैं कि भाई इनके बेस यूनिट्स क्या हो सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वर्क का बेस यूनिट निकालना चाहें तो जूल को आप एज इट इज का पुट कर दें। न्यूटन किसके बराबर होता है, न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट का भी एक मीटर है। तो जो जूल है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। दैट इज द बेस यूनिट, ये हमारे पास बेस यूनिट है। इसी तरीके के साथ अगर हम इसका डायमेंशन पुट करना चाहें
यू आर वेरी वेल नोन अबाउट द डायमेंशन, कि डायमेंशन किसका क्या हो सकता है, केजी का डायमेंशन होगा एम, मीटर का एल, उसके पास स्क्वायर देंगे तो ये हो जाएगा टी पावर -2, सो दैट्स द डायमेंशन। तो हमारे पास ये चीज क्या बनी, इसकी डायमेंशन के तहत बनी। ठीक है मेरे बच्चे, पीछे वाली स्लाइड में हमने एक बात की थी कि भाई जो वर्क है वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, किसके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो इन चीजों को आपने भूलना नहीं, इन चीजों को जहन में रखना है कि जो वर्क है दर हकीकत वो हमारे पास क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होती है। और किसके बीच में डॉट प्रोडक्ट होती है, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट होती है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जो वर्क है हमारे पास वो डॉट प्रोडक्ट है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और डॉट को कैसे सॉल्व किया जाता है आपको पता है। इसी के साथ ही मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था कि वर्क कौन सी क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि वर्क का डायरेक्शन के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलें कुछ फोर्स की वैल्यू लिख लेते हैं और हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने का मेथड देते हैं कि हम डॉट प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। भाई हमने कंसीडर कर लिया एक न्यूमेरिकल कि हमारे पास एक बॉडी पर फोर्स लग रहा है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसको मैं यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिख रहा हूँ कि इसके यूनिट वेक्टर्स हैं आई प्लस जे प्लस के। इसी तरीके के साथ हमें कहा गया कि भाई एक डिस्प्लेसमेंट है जो बॉडी कवर कर रही है, उसकी वैल्यू है 2i प्लस 2j प्लस 2k। हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया कि यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क देयर, आपने वर्क कैलकुलेट कर देना, याद रखिएगा वर्क स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क किसके बराबर होगा, वर्क बराबर होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का बड़ा सिंपल सा रूल है कि जो कोएफिशिएंट i का है उसको i के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो कोएफिशिएंट j का है उसको j के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो k है उसको k के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर में i का कोएफिशिएंट क्या है 1, नीचे में क्या है 2, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और i डॉट i 1 के बराबर होता है, मतलब i वाला फंक्शन खत्म हो जाएगा। प्लस इंटू प्लस बिकम प्लस, जे का कोएफिशिएंट ऊपर 1 है और नीचे 2 है, 1 टाइम 2 इज 2। इन द सेम केस प्लस इंटू प्लस बिकम प्लस हो जाएगा, यानी कि साइंस की मल्टीप्लिकेशन भी करनी है। ऊपर वाले के का कोएफिशिएंट 1 है, नीचे वाले का 2 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम्स 2, तो आंसर कितना आएगा 6 जूल्स ऑफ वर्क। तो आपको वर्क का आंसर क्या मिला, 6 जूल्स मिल गया। तो इसी तरीके के साथ आप इन चीजों को प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल मैं आपको दे देता हूं, यू हैव टू प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी है जिसका कोई ना कोई एक फोर्स गिवन है, और इसके फोर्स की वैल्यू हमें पता है, वो हमें गिवन है 3i प्लस 4j प्लस 2k। ठीक है, ये इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, क्योंकि हमें पता है कि न्यूटन में हम मेजर करते हैं फोर्स को। डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी की पोजीशंस को चेंज करने की बात होती है। ठीक है, कि बॉडी ने कहां से कहां पोजीशन चेंज की है, हमें कहा गया कि बॉडी पर पोजीशन चेंज की है 3,2 से लेकर कहां तक चेंज की है 6,5 तक। तो आप डिस्प्लेसमेंट मेजर कर लें इसका। तो सबसे पहले इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर किया जाता है, देखें डिस्प्लेसमेंट ऐसे मेजर किया जाता है कि जो पहली वैल्यू है वो आई को आइडेंटिफाई करती है, जो दूसरी वैल्यू है वो जे को आइडेंटिफाई करती है। दूसरे में भी पहली वैल्यू आई को आइडेंटिफाई करेगी, दूसरी वैल्यू जे को आइडेंटिफाई करेगी। तो आप जे वाले जे के साथ माइनस कर दें और एक्स वाले एक्स के साथ, यानी आई वाले आई के साथ माइनस कर देंगे। तो 5 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3i, और 6j, सॉरी ये जे वाला मैंने कर दिया गलती से, सॉरी, पहले आई वाला टर्म माइनस कर दें, यानी 6 से अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3i, और 5j से हम 2j माइनस कर देंगे तो प्लस 3j बन जाएगा हमारे पास। तो डिस्प्लेसमेंट आपको मिल गया 3i प्लस 3j। और फोर्स की वैल्यू आपको पता है, तो वर्क अभी आपने फाइंड कर देना है। वर्क क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं समझता हूँ कि अभी आप खुद ब खुद इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को कैसे किया कि भाई ये जो 3 है और ये जो 2 है, यहाँ से 6,5 हो गया है, तो फाइनल में से इनिशियल मैंने क्या किया, माइनस किया, तो मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट मिल गया। वैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज ऑफ पोजीशन को ही हम कहते हैं। तो सिंपली यहाँ पर पोजीशन चेंज हुई थी, तो इस वजह से हम इन चीजों को रिप्रेजेंट कर लिया हमने यहाँ पर। तो आई एम होपिंग कि आपको ये टर्म क्लियर हुआ होगा रिगार्डिंग देयर डॉट प्रोडक्ट्स। पास्ट पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड हमारे पास। तो ये कंडीशंस होती हैं जिनके साथ हम इनको यहीं पर ये के फाइनलाइज कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, वर्क को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल की बुनियाद में वर्क को हम 3 जो है ना वो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। तो सिंपली मैं कह सकता हूं कि भाई यहाँ पर टाइप्स ऑफ वर्क की हम बात कर रहे हैं, लेकिन किसकी बुनियाद पर, एंगल की बुनियाद पर। टाइप्स ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। और एंगल में बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें कहा गया कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में मुख्तलिफ एंगल्स हो तो हमें मुख्तलिफ वर्क की कंडीशन मिल सकती है। कैसे मुख्तलिफ वर्क की कंडीशन मिल सकती है, हमें कहा गया कि भाई जो वर्क है वो आपको पॉजिटिव भी मिल सकता है, जो वर्क है वो आपको नेगेटिव भी मिल सकता है, और इसी तरीके के साथ वर्क जो है वो आपको क्या मिल सकता है, जीरो भी मिल सकता है। तो इन कंडीशंस को हम प्रूव करेंगे। भाई पॉजिटिव वर्क कब मिलेगा, जब थीटा कितनी हो 0 डिग्री के बराबर हो।
थीटा कितनी हो 0 डिग्री के, 0 लेस देन 90 है कि ग्रेटर देन 90, लेस देन 90। तो सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि सर थीटा जब लेस देन 90 हो ना तो हमेशा वर्क आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। थीटा किसके बीच में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ओके, नेगेटिव कब मिलेगा, नेगेटिव जब मिलेगा जब हमारे पास एंगल कितनी हो 180 डिग्री, और 180 जो है वो 90 से ग्रेटर है कि लेस है, ग्रेटर देन है। तो मैं कहूंगा कि भाई जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 मिलेगी। ठीक है, तो जब थीटा की वैल्यू 90 से बढ़ती जाएगी तो मैं क्या कहूंगा कि वर्क आपको क्या मिलने वाला है, नेगेटिव मिलने वाला है। और अगर आप जीरो पर देखें तो जीरो पर आपके पास दो एंगल है, या तो आपके पास 90 की एंगल होगी या तो आपके पास 270 की एंगल होगी। तो 270 की एंगल पर भी वर्क जीरो होता है और 90 की एंगल पर भी वर्क जीरो होता है। तो इन तीन चीजों को आपने ध्यान में रखना है अकॉर्डिंग टू गिवन एंगल्स, गिवन एंगल्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम रिलेट करेंगे। चले इनके मुतालिक, इन तीनों के मुतालिक कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपका माइंड सेट हो जाए। चले मेरे बच्चे, यहाँ से मैं कुछ डायग्राम डिस्कस कर लेता हूँ, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वर्क कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है और कहाँ पर जीरो है। तो ये फोर्स की वैल्यू और इन दोनों के बीच में एक एंगल है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज थीटा। उसके बाद दूसरी फिगर है कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इस साइड पर क्या एक्सपीरियंस हुआ है, फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। इसी तरीके के साथ हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है और इसके ऊपर सराउंडिंग स्पेस में हमारे पास फोर्स लगा पड़ा है ऊपर की डायरेक्शन में, और ये उनके बीच में एंगल है। तो चलें कैलकुलेट करते हैं कि वर्क कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है और कहाँ पर जीरो है। जी, लुक एट द फर्स्ट, फर्स्ट पिक्चर को आप अगर देखें तो एंगल बताएं, लेस देन 90 के ग्रेटर देन 90, करेक्ट वन, थीटा इज लेस देन 90, थीटा लेस देन 90 है, और लेस देन 90 में वर्क आपको क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। यानी कोई भी वैल्यू मिलेगी लेकिन पॉजिटिव के कंपैरिजन में मिलती है। और अगर आप इस दूसरी फिगर पर आए तो थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90, करेक्ट वन। तो वर्क क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा नेगेटिव, ये भी करेक्ट है आपके लिए। ठीक है, अक्सर करके हम इसको नेगेटिव में 180 की करेस्पॉन्डिंग लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर डिस्प्लेसमेंट इस टाइप पे चला गया और फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो तो इसको हम 180 कहते हैं। ऐसा कोई फोर्स ध्यान में आ रहा है आपके, यस, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि वो सॉरी वन नेगेटिव होता है। किस रीजन की वजह से, ताकि वो डिस्प्लेसमेंट की क्या करता है, अपोजिशन करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। लुक एट द लास्ट फिगर, यहाँ पर एंगल कितनी बन रही है, यहाँ पर एंगल परपेंडिकुलर 90, करेक्ट वन, तीसरे में परपेंडिकुलर बनेगी। तो यहाँ पर आपको वर्क की वैल्यू क्या मिलने वाली है, जीरो, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 के एंगल है। तो cos 90 किसके बराबर हो जाएगी मेरे बच्चे, जीरो के बराबर हो जाएगी। तो आप इन फिगर्स को देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि वर्क कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है और कहाँ पर जीरो है। जैसे पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है कि भाई एट व्हाट एंगल द वर्क वुड बी मैक्सिमम, कौन सी एंगल पर जो है, यानी थीटा की वैल्यू पूछ रहा है और कह रहा है कि वर्क मैक्सिमम है। तो आप कॉस को देखें कि कॉस जिस एंगल पर मैक्सिमम होगा ना तो वर्क भी आपको उस एंगल पर मैक्सिमम मिलने वाली है। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और 1 कौन सी एंगल पर, 0 डिग्री पर। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई जो वर्क मैक्सिमम है वो कौन सी एंगल पर मिलता है हमें, 0 डिग्री की एंगल पर मिलता है। पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, आप इस चीज को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई एम होपिंग कि आपको ये थोड़ी चीज समझ में आ गई इसके कंपैरिजन में। चलें नेक्स्ट पेज पर हम कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव वर्क के तहत। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताएं कि मेरे पास चार ऑप्शंस होंगे जिसमें आपने इंडिकेट कर देना है कि भाई वर्क की वैल्यू ग्रेटर कहां पर होने वाली है। यानी क्वेश्चन कुछ ये है पास्ट पेपर के अंदर कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेटर वर्क। नीचे हमारे पास कुछ वर्क लिखे हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर वर्क, और आपने बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा वर्क किसका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर वर्क, नीचे में जो है वो शो करूंगा, आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से ग्रेटर वर्क किसका है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द ग्रेटर वर्क। लुक एट द ऑप्शंस, ए ऑप्शन है आपके पास 100 जूल्स, ठीक है, बी ऑप्शन आपके पास है 1000 जूल्स, सी ऑप्शन आपके पास है जो है, सी ऑप्शन को हम कर लेते हैं भाई, ये बनेगा हमारे पास, अच्छा इसको -100 समझ लें, और ये सी ऑप्शन है ये +100 जूल्स है, और 1000 को भी माइनस कर देता हूँ, ठीक है। और डी ऑप्शन हम कर लेते हैं कि भाई डी ऑप्शन हमें बताया गया 30 जूल्स। जी, इनमें से मैक्सिमम वर्क कौन सा है, देखें वर्क कौन सी क्वांटिटी है स्केलर, तो उसके साथ नेगेटिव तो कुछ इंडिकेशन नहीं दे रही, सिर्फ नेगेटिव वर्क को आइडेंटिफाई कर रही है। तो ये जो आपको 1000 नजर आ रहा है ना, 1000, ये मैक्सिमम वर्क है, ये सबसे ज्यादा है। यहाँ पर नेगेटिव चीज को नहीं देखना, क्यों, क्योंकि वर्क कौन सी क्वांटिटी आपके पास, स्केलर क्वांटिटी। तो इसी तरीके के साथ हम इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इन चीजों को हम थोड़ा सा रिजेंबलेंस कर लेते हैं, ये कहां पर पॉजिटिव होगा, कहां पर नेगेटिव होगा और कहां पर जीरो होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन के रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। ये एक इंक्लाइंड प्लेट है जिसपे हमारे पास ये एक बॉल है, जो बॉल कहां की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, ऐसे,
ठीक है मेरे बच्चे। अब हमें कहा गया है कि इस बॉल का जो है हमारे पास वेट है, वो वेट कहाँ एक्ट करेगा। तो सिंपली वेट तो डाउनवर्ड एक्ट करता है, ऐसे वेट जो है हमारे पास वो डाउनवर्ड एक्ट करता है इस तरीके के साथ। तो एंगल देख लें डिस्प्लेसमेंट और वेट के बीच में, वेट भी तो एक किस्म का फोर्स ही होता है ना। एंगल कितनी होगी, लेस देन 90 की ग्रेटर देन 90, लेस देन 90 करेक्ट। तो इसका वर्क क्या मिलने वाला है आपको, पॉजिटिव मिलने वाला है, यानी इस केस के अंदर mg का वर्क क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरीके के साथ हम इसी जो है वो इंक्लाइंड प्लेन को कुछ और तरीके के साथ देख लेते हैं कि भाई ये एक बॉल है और बॉल ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया नीचे की तरफ, लेकिन इसके मोशन की अपोजिशन एक और फोर्स कर रहा है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं तो वर्क की वैल्यू वहां पर क्या होती है, नेगेटिव, करेक्ट वन। तो इसका वर्क आपको क्या मिलने वाला है, नेगेटिव मिलने वाला है। इसी तरीके के साथ इसी इंक्लाइन प्लेन के अंदर हमारे पास ये क्या है, ये बॉडी है जो कहाँ की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो अपवर्ड की तरफ लग रहा है। तो लुक एट द एंगल बिटवीन देम, एंगल कितनी बनेगी, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में वर्क का मिलेगा आपको, जीरो के बराबर मिलेगा, करेक्ट। तो कहां पर वर्क पॉजिटिव मिलेगा, कहां पर नेगेटिव मिलेगा, कहां पर जीरो मिलेगा, इस चीज को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलें एक कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो की कंडीशन आपको समझ आ जाए। हमें कहा गया कि भाई आपके पास एक बकेट है, ठीक है, और इस बकेट का जो है ये एक होल्डिंग होल्डिंग पार्ट है जिससे हम इसको ऊपर उठाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बकेट है। चलें कुछ कंडीशंस लिख लेते हैं कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा। हमें कहा गया है कि आप इस बकेट को मूव करवाएं ऊपर। तो बकेट ने डिस्प्लेसमेंट कहां पर मूव किया, अपवर्ड डायरेक्शन में। आपका अप्लाइड फोर्स भी कहां की तरफ है, ऊपर की तरफ, क्योंकि आप ही तो उसको खींच रहे हैं ना। तो अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल कितनी बनेगी, 0 डिग्री, करेक्ट। तो 0 लेस देन 90 है कि ग्रेटर देन 90, लेस देन 90। तो वर्क क्या मिलने वाला है आपको, पॉजिटिव मिलने वाला है इस चीज के अंदर। इन द सेम केस डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट वो कहां पर लग रहा है, वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो लुक एट द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेट, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ। तो एंगल कितनी बनेगी वेट के कंपैरिजन में, 180। तो 180 के लिए वर्क क्या होता है, वर्क नेगेटिव होता है, करेक्ट वन। तो इस तरीके के साथ इसका वर्क नेगेटिव हो जाएगा। फिर हमें कहा गया कि आप बकेट उठाएं, ठीक है, और बकेट को आप होल्ड करके खड़ा रखें। और उसी तरीके के साथ ये जो बकेट है ये आगे की तरफ चलती जाए। तो बकेट का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, लेकिन आपने उसको ऊपर की तरफ पकड़ के रखा है। तो फॉर दैट रीजन एंगल कितनी बनेगी, ऊपर की तरफ आपका फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर करे। तो एंगल 90 बनेगी। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 है, और अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो आपको वर्क क्या मिलेगा, जीरो के बराबर मिलेगा। इन द सेम केस डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है और बकेट का जो वेट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, mg। तो अगेन डिस्प्लेसमेंट इस साइड, फोर्स नीचे की तरफ, अगेन कितनी एंगल बनेगी, 90। तो इसके कंपैरिजन में भी आपको वर्क क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो वर्क डन बाय द वेट यहाँ पर जीरो है, ठीक है। यहाँ पर वर्क डन बाय द वेट नेगेटिव है। नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो ये कब डिसाइड होंगे, ये डिसाइड होंगे आपके सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स को देखने के बाद कि बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे कवर कर रही है। आइदर के वो ग्रेटर देन 90 में है, लेस देन 90 में है, या इक्वल्स टू जीरो है। तो इन कंपैरिजन में, या इक्वल टू 90 है, तो इन कंडीशंस को हम इसी तरीके के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको ये थोड़ी बहुत चीजें समझ आ गई कि इन सारे करेस्पॉन्डिंग के अंदर क्या चीजें हो रही हैं हमारे पास। अच्छा, उसके बाद एक और एमसीक्यूज कर लेते हैं। हमें कहा गया कि भाई एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है, उसने क्या किया है, अ पर्सन इज होल्डिंग वेट। एक बंदा है जो वेट को होल्ड करके रख रहा है, इज होल्डिंग वेट, उसने वेट को पकड़ के रखा है। तो सवाल पूछा गया कि उसका वर्क क्या होगा। देखें, उसने वेट को होल्ड करके रखा है ना, पकड़ के रखा है, यानी कि मूव नहीं करवा रहा। तो फॉर दैट रीजन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। तो मैं क्या कहूंगा कि उसका वर्क क्या है, जीरो के बराबर। सो अ पर्सन इज होल्डिंग अ वेट, एक बंदा अगर किसी वेट को ऊपर उठा रहा है और उसको होल्ड करके रखा लास्ट में, तो बदले में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई जो वर्क है वो क्या किसके बराबर है हमारे पास, जीरो के बराबर। हाँ, एनर्जी की शक्लों में भी हम इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेकिन वो आगे नेक्स्ट टॉपिक है। तो पर्सन इज होल्डिंग वेट, इसका क्या मतलब है कि उसका वर्क आपको क्या मिलेगा, जीरो के बराबर मिलेगा। तो ये वर्क की कंडीशंस थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी रिगार्डिंग दी एंगल्स। एंगल की बुनियाद पर वर्क की डेफिनेशन क्या थी, वर्क के करस्पॉन्डिंग हम किस तरीके के साथ इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग वर्क। वर्क को हम सेकेंड पार्ट में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह।